Hello everyone, I am CA Preeti Agarwal. Welcome to the first lecture of the General Clauses Act 1897. एक्ट के प्रोविजंस पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस एक्ट के लिए हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। ये मेरा मानना है कि एक्ट भले कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर हम हमारे पास क्लैरिटी है कि मुझे ये एक्ट किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, मेरा एक टेक्निक रेडी है, तो एक्ट की लैंग्वेज कितनी भी डिफिकल्ट हो वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होके लर्न हो ही जाती है। तो इस एक्ट को मैं बहुत ही अलग तरीके से लेने वाली हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम चार्ट्स बना लेते हैं, फिर उसको टेक्स्ट बुक में से रीड करते हैं ताकि हमारे वो कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाए। लेकिन यहाँ पर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हैंड रिटन नोट्स। अब उसके पीछे एम यही है कि अगर खुद की हैंड राइटिंग में लिखोगे ना तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। जनरल क्लॉसेज एक्ट की एक यही प्रॉब्लम है। देखो, ये ऐसे मैंने आपके लिए बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। ठीक, तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू टेक डाउन हैंड रिटन नोट्स। जनरल क्लॉसेज एक्ट में सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होता है फॉर एग्जाम। आपका एग्जाम एमसीक्यू का हो, थ्योरी का हो, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जनरल क्लॉजेज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो समझ में तो आ ही जाता है। लेकिन अगर कोई थ्योरी बोले ना, अभी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख दो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर अटक जाते हैं क्योंकि इसका मीनिंग वो ओन वर्ड्स में भी अगर आप ट्राई करोगे ना तो वो लिख ही नहीं पाते। लैंग्वेज ऐसी है। व्हाट इज लॉ? इट इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज, राइट? तो मैंने एक काम किया है यहाँ पर, एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इट हैज ऑलवेज वर्कड। मैंने इस तरीके से आपके लिए नोट्स बनाकर रखे हैं। अगर आप इसको एक्ट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा मैम ये तो आपने काफी कुछ एक्ट जैसा ही लिखा है। हाँ, एग्जाम में वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा ओन वर्ड्स में लिखो, थोड़ा लीगल लैंग्वेज भी लिखना, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना के ऐसे नोट्स बनाए हैं। ठीक? तो इसकी वजह से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे। खुद की हैंडराइटिंग में लिखोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बैठ जाता है। ओके, तो हैंड और माइंड इसका कनेक्शन बैठ जाता है। एक बार लिखोगे ना, याद होने लग जाएगा। फिर जब सेकेंड टाइम उसको पढ़ोगे तो थोड़ा इजी लगेगा, और जब चीजें इजी लगती हैं तो वो अच्छे से फिर बाय हार्ट भी हो जाती है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिना समझे उसको लर्न करो। पहले समझेंगे उसको अच्छे से, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर आखिर में आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो फिर आपको ये लर्न तो करना ही पड़ता है ना। तो इस तरीके से हम नोट्स बनाने वाले हैं। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ये एड देखते समय एक नोटबुक अपने साथ हमेशा रखोगे। डोंट राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, डोंट टेक अ फोटो और अ स्क्रीनशॉट। वो ऐसे ही रह जाने वाला है फोन में। सो ट्रस्ट माई मेथड। आप क्या करोगे, हमेशा एक नोटबुक अपने साथ रखोगे, पेन, हाइलाइटर, दो कलर के पेन्स, हाइलाइटर, एंड द टेक्स्ट हो गया, जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको, जो मेरी टेक्स्ट है। तो जो नोट्स हैं आपके पास वो आप साथ में रखोगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले अपने नोट्स में से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं आपको टाइम दूंगी टू कॉपी। डोंट मिक्स एवरीथिंग। ये मत समझो नहीं मेरे को तो मेरी नोटबुक कंप्लीट करनी है, मैं तो लिखते जाओ और एक्सप्लेनेशन में वो पता नहीं ध्यान नहीं दिया मैंने उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जब लिखोगे अगर समझ के लिख रहे हो तो उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बिना समझे तो लिखना ही नहीं है हमें, बिना बिना समझे कॉपी करना ही नहीं है हमें। तो पहले हम वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे, और फिर मैं आपको टाइम दूंगी, वीडियो पॉज करने का टाइम दूंगी, मैं बताऊंगी आपको अभी पॉज करके चलो लिख लो, तो हमारे पास राइटिंग टाइम भी मिल जाएगा। ये सब करने के बाद देन वी विल रीड इट फ्रॉम योर नोट्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और फिर उसको यहाँ से हम रीड भी करेंगे, कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे, और एक तरीके का रिकैप हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनोगे, मतलब वो फर्स्ट टाइम आपने कॉन्सेप्ट सुना, फिर आप जब लिखोगे वो आपका सेकेंड टाइम हो जाएगा। जब आप लिख रहे हो आप वापस से वही चीज गो थ्रू कर रहे हो, और थर्ड हो जाएगा जब हम उसको टेक्स्ट बुक में से रीड करें। मतलब लेक्चर में ही आपने 3 बार वो कॉन्सेप्ट कर लिया है, तो फिर बाद में तो इजी होने वाला है ना वो कॉन्सेप्ट। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस एक्ट एट ऑल। आपके मन में अगर कोई भी डर है तो उसको निकाल दो। शुरू से ही आपको बहुत ही फ्री माइंड से बैठना है कि ये एक्ट मेरे सारे सिलेबस का सबसे फेवरेट एक्ट होने वाला है, तो फिर देखना चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। ठीक है? चलो, शुरुआत करते हैं हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की। और मेरी आदत है कि मैं अगर सिखाने बैठी हूँ तो मैं सिर्फ कंटेंट ही बोलती जाती हूँ। मतलब इधर उधर कोई टाइम पास नहीं होता, इधर उधर की कोई बातें नहीं होती। मुझे ऐसे लगता है यार, कम एक आध घंटे का अगर लेक्चर है, आधा घंटा कॉन्सेंट्रेटेडली यहाँ पर ध्यान दो, और फिर बाद में जो करने का करो। 1 घंटे का मैं लेक्चर लूंगी, उसमें आधे से ज्यादा टाइम पास करवाऊंगी, क्या फायदा?
तो आई ऑलवेज फील कि एकदम फोकस स्टडी रखना है, सिर्फ कंटेंट की ही बात करनी है, इधर उधर की गॉसिप टॉक्स नहीं करनी है, एकदम जो रिक्वायर्ड है हम वो करेंगे। उसके बाद आप फ्री हो, फिर आपको जो करना है आप कर सकते हो। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी अवर अप्रोच। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ी होगी, यस कंपनीज एक्ट पढ़ी होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं और मैं आपको पूछूं कि कंपनीज एक्ट में ये कंपनी का मीनिंग क्या होता है। देखो अभी आप तो ऐसे स्टेज पे हो ना कि आप बोलोगे कि मैम हमने तो इतनी सारी पढ़ ली है कि हम वो अभी बेसिक तो सोचते ही नहीं है। लेकिन इमेजिन करो जब आप ये एक्ट सबसे पहली बार पढ़ रहे थे, तो अगर आपके मन में भी अगर ये डाउट है तो मुझे बताना कि कंपनीज एक्ट में सबसे पहले हमको ये नहीं जानना होता कि ये एग्जैक्टली कंपनी का मीनिंग क्या होता है, ये कंपनी होती क्या है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज में भी नहीं पढ़ा होगा कंपनी के बारे में, तो एकदम ब्लैंक रहते। तो सबसे पहला सवाल जब हमारे माइंड में आता है जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं कि यार ये कंपनी होती क्या है, कंपनी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा एक वर्ड आ जाता है डायरेक्टर, फिर एक और वर्ड आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम फिर कंफ्यूज हो गए कि डायरेक्टर क्या होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। तो अगर आपका जो एक्ट है वो इन सारी चीजों को बताए ही नहीं, तो वी आर लेफ्ट वंडरिंग यार कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे, कंपनी नहीं पता हमको क्या होती है। ये डायरेक्टर वर्ड जगह जगह पे मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर आ गया अभी डायरेक्टर भी यूज कर रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यूज कर रहे, इसका आखिर में मतलब क्या होता है। डोंट यू थिंक कि जब आप कोई भी एक्ट लेकर बैठोगे, अगर वो यूनिक टर्म्स को एक्ट अगर डिफाइन नहीं करेगी तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आप कोई भी एक्ट ले लो, ओके, आप कोई भी एक्ट ले लो। अभी तक आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, ग्रेचुटी एक्ट पढ़ा है, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, आप कोई भी एक्ट ले लो, शुरू में सबसे पहले दे डिफाइन द टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यू कैन फाइंड द डेफिनेशन इन सेक्शन 2, यू कैन इवन फाइंड समटाइम्स इन सेक्शन 3। तो इनिशियल के जो सेक्शंस होते हैं उसमें डेफिनेशन मिलेगी, जनरली आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशन मिलेगी। अभी मुझे ये स्टेज पे ये नहीं बताना है कि आपको सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट, ओके। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको इतना तो पता होगा ये टाइम पे। अच्छा, तो डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, प्रोस्पेक्टस मैंने वर्ड पढ़ा, हमारे माइंड में सवाल तो आएंगे कि ये टर्म का मीनिंग क्या होता है। अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर तो वो हमें ना वो वर्ड समझा ना उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन समझेंगे। तो लॉ ने बहुत ही सिंपल तरीके से सारी डेफिनेशंस एक जगह पे लाकर डाल दी हैं। ये डेफिनेशन मतलब क्या हर एक वर्ड को डिफाइन किया नहीं, उनको लगता है कि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है या ये यूनिक वर्ड है या फिर इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट। तो उन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं वर्ड्स और उन वर्ड्स को उन्होंने डिफाइन किया है, उसका मीनिंग बताया है। तो डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो आपको कंपनी की भी डेफिनेशन मिलेगी, आपको डायरेक्टर्स की डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो जब हम एक्ट की वो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। एंड देन व्हेन यू रीड द प्रोविजन यू आर एबल टू रिलेट, अच्छा इसका ये मीनिंग है, मतलब ये प्रोविजन ये बोलना चाह रही है, कितना ईजी हो जाता है फिर। So definitions occupy a very important role in understanding the language of law. अब हमारा जो एक्ट है, कोई भी आप एक्ट ले लो, वो जनरली ऐसे टर्म्स को डिफाइन करता है जो बहुत ही यूनिक है टू दैट एक्ट। अब जैसे कंपनीज एक्ट है, वो डायरेक्टर वर्ड को डिफाइन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिफाइन करता है, कंपनी को डिफाइन करता है, वो प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करता है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ कंपनीज एक्ट में ही यूज किए जाते हैं। तो उन यूनिक वर्ड्स की डेफिनेशन जनरली आपको उस पर्टिकुलर एक्ट में मिल जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसे बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं या फिर बहुत ही जनरल वर्ड्स होते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर मैं ऐसे दूं आपको, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट commenced on 1st September 1872। हाँ, मैंने ये आपको बताया था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 commenced on 1st September 18, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट commenced on 1st September 1872। ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब
कोई स्टूडेंट पूछता है कि मैम ये कमेंस्ड वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, मैं एक्ट में देखने गई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है, उन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं, दूसरे एक्ट में दिया हुआ है, कमेंसमेंट का मीनिंग नहीं दिया हुआ है। तो ये ऐसे जनरल वर्ड्स हैं जो हमें लगता है कि सबको तो पता ही होंगे ना, इसको क्या डिफाइन करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कमेंसमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, जैसे अच्छा, और गुड फेथ है, ये तो कितना कॉमनली यूज वर्ड है, मतलब हम मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा, मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा, गुड फेथ मैंने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा, ये तो कितना एक कॉमनली यूज वर्ड है। तो एक्ट को लगता है यार ये तो कॉमन वर्ड है ना यार, इसकी मीनिंग तो सबको पता ही होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उसकी मीनिंग नहीं पता होती और हम वहां पर अटक जाते हैं। सो इन दैट केस जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है अगर तुमको तुम्हारे पर्टिकुलर एक्सक्यूज, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, तुमको कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स, जनरल टर्म्स, इनका मीनिंग वो रिस्पेक्टिव एक्ट में नहीं मिल रहा है ना, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं तुमको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। So the General Clauses Act tries to define those words which are generally used in many acts. मैम अगर सब में यूज हो ही रहा है तो उधर ही डिफाइन कर दो ना। अब आप मेरी बात सुनो, हर एक्ट में ये लिखा ही होता है दिस एक्ट कमेंस्ड ऑन, ये एक्ट कब कब एनफोर्स हुई थी, हर एक्ट की कमेंसमेंट डेट होती है। अब मैं यही वर्ड अगर हर एक्ट में डिफाइन करने जाऊं तो कितनी रेपिटेशन होगी, क्योंकि सब लोग तो कमेंसमेंट का वैसे ही सेम मीनिंग निकालेंगे, वही सेम लिखेंगे, मतलब हर एक्ट में मैं वो मीनिंग लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, क्यों इतनी रेपिटेशन करनी है। एक काम करो, यहीं पे लेकर आ जाओ। अच्छा, ये एक इसका पहला यूज है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का सबसे पहला यूज है कि ये ऐसे वर्ड्स को डिफाइन करता है जो कहीं और नहीं लिखे हुए हैं, बहुत ही जनरली यूज टर्म्स हैं। अगर आपको आपके एक्ट में नहीं मिला तो यहां पर ट्राई करो, यहां पे शायद मिल ही जाएगा। अच्छा, हर एक्ट में अगर मैं सारे कॉमनली यूज वर्ड्स को डिफाइन कर जाऊं, अभी आपको पता है कंपनीज एक्ट में 99 डेफिनेशंस है, अब उसके बावजूद मैं आपको बोलूं नहीं नहीं 99 है तो क्या हो गया, आपको ये कमेंसमेंट भी डिफाइन करना चाहिए, गुड फेथ वो एक बार कोई तो सेक्शन में यूज किया था उसको भी डिफाइन करो। अगर मैं हर चीज को डिफाइन करने जाऊंगी तो फिर 200 300 500 वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो मैं डिफाइन कर रही हूँ। तो मुझे एक बहुत ही बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे जनरल वर्ड्स है ना, उनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार हर एक्ट में ये वर्ड तो आता ही है और इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने उसको डिफाइन कर दिया है इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो बेसिकली इस एक्ट का पर्पस यही है टू डिफाइन द टर्म्स विच आर नॉट डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव एक्ट। अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो और वहां पर कमेंसमेंट वर्ड यूज किया है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया तो यहां पर आके देख लो। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, वहां पर कमेंसमेंट वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, यहां पर आके देख लो, इधर मिल जाएगा। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, ठीक है, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया था गुड फेथ। अब गुड फेथ को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन गुड फेथ एक ऐसा वर्ड है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मेरे को डेफिनेशन मैंने ढूंढा, नहीं मिली, तो मैंने जनरल क्लॉजेस एक्ट में ट्राई किया, हाँ मेरे को यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मिली। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट बेसिकली बनाया ही इसीलिए है टू डिफाइन, टू गिव मीनिंग टू सर्टेन कॉमनली यूज्ड टर्म्स, वर्ड्स इन लॉ। आपको पता है इसके टाइटल में ही उसका पर्पस छुपा हुआ है, कैसे बताती हूँ आपको। अब डेफिनेशंस की बात कर रहे थे ना हम, डेफिनेशंस को दिया है सेक्शन 2 में, इसके बाद या तो ABC होगा या लिखा होगा सेक्शन 2 1 2 3, ओके 1 2 3 लिखा होगा। सेक्शन 2 के बाद क्या सबसेक्शन आता है या डायरेक्टली क्लॉज आ जाता है? डायरेक्टली क्लॉज आता है ना, क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज, और सेक्शन 2 के बाद डायरेक्टली क्लॉज क्यों आता है? हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेम्बर। यस। अच्छा, जनरली क्या होता है कि सबसे पहले आता है सेक्शन, उसके बाद आता है सबसेक्शन, सबसेक्शन मतलब वो सेक्शन का ही एक पार्ट है, फिर इसके अंदर आ जाता है क्लॉज और फिर आता है सब क्लॉज।
तो मैंने मान लो लिख दिया सेक्शन 10, फिर लिखा मैंने 1, इसका मतलब है ये सब सेक्शन है। फिर मैंने लिखा ए, ये क्लॉज है, और ये 1 हो गया सब क्लॉज। ओके, तो सेक्शन 10 में सबसे पहला पॉइंट आया, उसी में मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना है तो मैंने ए लिख दिया, उसी में कुछ और एक्सप्लेन करना है तो मैंने 1 कर दिया। जैसे हम आंसर्स नहीं लिखते हमारे एग्जाम में, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे 10, फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसी के अंदर अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं 1 पे आ जाती हूँ। हम आंसर्स भी तो ऐसे ही लिखते हैं ना। ये मेरी मेन पॉइंट है, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में मुझे और उसी से रिलेटेड कुछ लिखना है तो स्मॉल 1 लिख दिया। मुझे कुछ नया पॉइंट लिखना है तो मैंने बी लिख दिया, इसमें मेरे को 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने तो 1 एंड 2 लिख दिया। तो जैसे आप आंसर फ्रेम करते हो, एक्ट भी तो उसी तरीके से बनी हुई है ना। अब सेक्शन के बाद जनरली आता है सब सेक्शन। क्यों? क्योंकि सब सेक्शन इज रिलेटेड टू द मेन सेक्शन, मतलब उसी का हम कंटिन्यू कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी में कुछ और एक्सप्लेन करना है तो आ जाता है क्लॉज है। सो जनरली सब सेक्शन तभी यूज किया जाता है व्हेन इट इज रिलेटेड टू द मेन सेक्शन। मैम ऐसा मेरे को कुछ रिलेशन डालना ही नहीं था, तो इंस्टेड ऑफ सब सेक्शन अगर आपको कुछ उसमें ही एक्सप्लेन नहीं करना है तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो टू क्लॉज। ओके, तो अगर आपको सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे रिलेटेड एक्सप्लेन नहीं करना है तो फिर आप आ जाओगे टू क्लॉज। अब डेफिनेशन में क्या होता है, हर डेफिनेशन अलग होती है, यस और नो। अब सेक्शन 2 क्लॉज ए इज डिफाइनिंग अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 2 क्लॉज बी, क्लॉज सी, ऐसे चलता। इट्स एक्चुअली 1 2 3 कंपनीज एक्ट में, तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। हर डेफिनेशन अलग ही होती है, इसीलिए वो प्रीवियस सेक्शन पे, वो जो प्रीवियस सेक्शन उस पर डिपेंडेंट तो है ही नहीं, क्योंकि हर वर्ड अलग डिफाइंड है, हर वर्ड का मीनिंग अलग है। So instead of writing subsection, we directly jump to clause. Okay, हम डायरेक्टली क्लॉज पर आ जाते हैं, क्योंकि हर डेफिनेशन अलग है, वो एक दूसरे पर उनका मीनिंग डिपेंडेंट नहीं है। तो क्योंकि अलग अलग वर्ड्स को सेपरेटली डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए सेक्शन 2 के बाद डायरेक्टली आ जाता है क्लॉज। तो डेफिनेशन जो होते हैं, डेफिनेशन वो क्लॉजेज में दिए होते हैं, और हम यहां पर कुछ ऐसी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो बहुत ही जनरल है, जो काफी एक्ट्स में ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, हम उन्हें डिफाइन कर रहे हैं। हम स्पेसिफिक वर्ड्स डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड का जो डेफिनेशन है वो उस स्पेसिफिक एक्ट में आपको जनरली मिलेगा, तो हम उन स्पेसिफिक वर्ड्स को डिफाइन नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं जिनका मीनिंग आपको शायद उस पर्टिकुलर एक्ट में नहीं मिलेगा। तो मैम इसमें क्या हजारों डेफिनेशंस है? ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी डेफिनेशन है। जैसे कमेंसमेंट क्या होता है, गुड फेथ क्या होता है। लेकिन मैम हमने ना जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था तो गुड फेथ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। अरे वाह, पार्टनरशिप एक्ट गुड फेथ को अगर डिफाइन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमने एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था कि द एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर मस्ट बी इन गुड फेथ, फिर गुड फेथ को उन्होंने डिफाइन किया था। अरे अगर वहीं पे आपको डेफिनेशन मिल जाती है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में आने की जरूरत ही नहीं है। आपके एक्ट में अगर आपको डेफिनेशन नहीं मिलती है तो यहां पर आओ। तो चलो स्टेप्स लिख देते हैं, स्टेप्स लिखते हैं। आप मेरे साथ लिखो, आप मेरे साथ लिखो। स्टेप 1, try and find the definition in the act itself. Okay, try and find the definition in the act itself. या आपको चाहिए तो आप रिस्पेक्टिव एक्ट भी लिख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि जो एक्ट पढ़ रहे हो उसमें डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करो। इन द रिस्पेक्टिव एक्ट, तो ट्राई एंड फाइंड द डेफिनेशन इन द रिस्पेक्टिव एक्ट। इफ यू फेल, मतलब डेफिनेशन है ही नहीं, मेरे को मिली ही नहीं डेफिनेशन, मैंने पूरी एक्ट देखी, सारे मैंने क्लॉजेस देखे, सेक्शन 2 के डेफिनेशन के सारे क्लॉजेस देखे, मेरे को मिले ही नहीं। तो स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है देन इन दैट केस refer the General Clauses Act
1897। तो यहाँ पर आ जाओ। लेकिन अगर आपका काम हो जाता है, आपको वो रिस्पेक्टिव एक्ट में वो डेफिनेशन मिल जाए, तो फिर आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वहां पर नहीं मिला तो मैंने यहाँ पर ट्राई कर दिया, शायद यहाँ पर मिल जाए। अब एक और वर्ड आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो हर एक्ट में आपको मिलेगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। कभी कभार लिख देते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभार लिखते ही नहीं है। तो मैं तो सोच में पड़ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफाई किया ही नहीं है एक्ट ने। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में आओ और इधर समझो कि अगर गवर्नमेंट वर्ड सिर्फ यूज किया है तो उसका मीनिंग कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, वो सब आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमने ऐसे रूल्स बनाए हैं जो हमको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज जनरल और वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। तो आपने एक बात नोटिस की, द जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये जो मैंने आपके लिए लिखा था, द जनरल क्लॉजेज एक्ट, यहां पर जो क्लॉज वर्ड है इट एक्चुअली मीन्स डेफिनेशन, और जो जनरल वर्ड है इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ऐसी डेफिनेशंस पढ़ेंगे विच आर दोज वर्ड्स आर वेरी जनरल और दे आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल द एक्ट्स। सो दे आर वेरी जनरल, दे आर वेरी कॉमन वर्ड्स। अब आपको चाहिए तो आप ये सब लिख लेना। कितने सारे वर्ड्स है पता है जो हम एक्ट में पढ़ते हैं, कभी कभार उसका मीनिंग ही नहीं मिलता और हम छोड़ देते हैं। एफिडेविट वर्ड है, गुड फेथ वर्ड है, स्वेयर, ऐसे वर्ड्स आते, ऐसे आते हैं, हम कभी बॉदर ही नहीं करते उसका मीनिंग ढूंढना। लेकिन यहां पर अगर आओगे तो ऐसे टर्म्स का मीनिंग आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट was actually enacted to provide definition of the generally used words or very commonly used words in the act। तो ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं जहां पर ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स होंगे, उनको एक साथ यहां पर डिफाइन किया है। एट दिस स्टेज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि डेफिनेशंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट। Why is it necessary for me to define a word? Okay, definition क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो कि डायरेक्टर जैसा वर्ड है। मैं हमेशा डायरेक्टर वर्ड का ही एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो कंपनीज एक्ट में आपको हर सेक्शन में कहीं ना कहीं तो कैसे तो भी मिल जाएगा। अब डेफिनेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हर एक्ट वर्ड्स को डिफाइन करती है। अब इमेजिन करो कि डायरेक्टर जैसा वर्ड है, ठीक है। अब वो डायरेक्टर वर्ड को मैंने हर सेक्शन में देखा, एक बार तो यूज हुआ है। मैं उसको अगर हर बार उसको एक्सप्लेन करने जाऊं कि सेक्शन 10 में डायरेक्टर का मीनिंग ये होता है, सेक्शन 11 में डायरेक्टर, वापस मैं वही रिपीट कर रही हूँ, फिर 12 में गई उधर भी डायरेक्टर वर्ड यूज करता, अगर मैं उस वर्ड को, क्योंकि ये यूनिक वर्ड है, अगर मैं उस वर्ड को जहां पर भी यूज हुआ है उधर बार बार उसका मीनिंग लिखने जाऊं तो एक्ट कितना बल्कि हो जाएगा। आप समझ रहे हो। अब डायरेक्टर वर्ड कम से कम कंपनीज एक्ट में 500 बार यूज अगर किया हुआ और मैं 500 बार जहां पे यूज किया नीचे ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिख दूं, तो एक ही एक्ट में उसी टर्म को 500 बार एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे तो कितने सारे वर्ड्स होंगे। तो लॉ बोलते हैं भाई लॉजिकली सोचो, डायरेक्टर वर्ड अगर 500 बार यूज हो रहा है, तुम 500 बार तो उसको वहां पे उधर के उधर ही एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो वाई डोंट यू प्रिपेयर अ डेफिनेशन and write it at one place at the beginning of the act। हमने भी जब कंपनीज एक्ट पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी चैप्टर पढ़ा था विच डिफाइंस ऑल द वर्ड्स, ठीक है। तो सारे वर्ड्स वहां पर डिफाइन किए गए हैं, तो पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, क्योंकि एक्ट में जहां पर भी वो डेफिनेशन यूज की हुई, सॉरी जहां पर भी वो वर्ड आएगा उसका वही मीनिंग होगा जो डेफिनेशन में है। दैट इज द मेन एम ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि आप उस वर्ड को एक ही बार एक ही जगह पर एक्सप्लेन कर दो, उसका मीनिंग बता दो, और एक्ट में जहां कहीं भी वो वर्ड यूज किया गया है उसका यही मीनिंग आएगा। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डेफिनेशन, इसीलिए हम वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा यूज है कि हम क्यों उसको डिफाइन करते हैं, इट इज टू अवॉइड
रेपिटेशन। ठीक है, तो एक जगह पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया, अब एक्ट में जहां भी वो वर्ड यूज किया है उसको यही मीनिंग दिया जाएगा। दूसरी बात, अब अब अगर मैं वो वर्ड को डिफाइन नहीं करती हूं तो मैं एक पर्टिकुलर मीनिंग अटैच करूंगी, लेकिन आप वो वर्ड को कुछ और ही मीनिंग दोगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। यस, मुझे कुछ मेरी पहला एक ये किस्सा याद आ गया, जहां पर एक ही वर्ड दिया हुआ है लेकिन उस वर्ड के कितने सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हर कोई अपने हिसाब से बोल रहा नहीं जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, वो बोलते नहीं इसका तो यही मीनिंग होता है। जैसे फैमिली डिस्कशन होती है, ठीक है, अभी आप सब फैमिली मेंबर्स वहां पर बैठे हो, ऐसे दिवाली का टाइम है जहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, कुछ एक वर्ड आ गया तो आपने बोला इसका ये मीनिंग होता है, तो आपकी कजन बोला नहीं इसका ये नहीं होता है, इसका ये मीनिंग होता है। फिर आंटी आई, उसने तो अपने कॉन्टेक्स्ट में लगा के कुछ और ही मीनिंग बता दिया। जब एक वर्ड है और उसको आपने डिफाइन नहीं किया है, तो जो भी उसका रीडर है, ओके, वो वर्ड जो भी रीड कर रहा है वो अपने हिसाब से अपना मीनिंग देगा। तो लॉ मेकर अगर वर्ड्स को डिफाइन नहीं करता है तो रीडर अपने हिसाब से वो वर्ड को समझेगा और लॉ को इंटरप्रेट कर देगा, विच मे नॉट बी अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सो टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, कि जो भी वो एक्ट पढ़ रहा है वो इस वर्ड को वही मीनिंग अटैच करे जो लॉ मेकर के माइंड में था। तो जैसे डायरेक्टर वर्ड है, उसको अगर मैं प्रॉपरली डिफाइन कर देती हूँ तो लाखों लोग जो कंपनीज एक्ट रोज पढ़ते हैं वो उस डायरेक्टर वर्ड को वही मीनिंग देंगे जो लॉ मेकर के माइंड में था, और हर पर्सन के दिमाग में वही मीनिंग रहेगा। तो कितना अच्छा है ना, इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तीसरी बात, लॉ मेकर लॉ बना के तो निकल जाते हैं, फिर इतने पुराने लॉज है, मे बी जो लॉ मेकर मतलब जिसने ये लॉ बनाया, जिसने एक्चुअली में प्रोविजंस लिखी, वो तो शायद अभी जिंदा भी ना होंगे। तो जो लॉ मेकर है उसके दिमाग में क्या था जब वो ये लॉ बना रहा था? अच्छा, ये मीनिंग था क्या? फिर जो उसके बाद लॉ मेकर आता है जिसको अगर कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं या उसमें कुछ एडिशंस करनी है, वो भी यही मीनिंग लेगा जो इस पर्टिकुलर लॉ मेकर के माइंड में था। तो दिस नॉट ओनली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ, बट इट ऑल्सो हेल्प्स फ्यूचर पर्सन टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग कि उसका क्या मीनिंग था। अगर अमेंडमेंट लाने तो हम अकॉर्डिंगली उसको वर्ड में अमेंडमेंट लेकर आएंगे। So it avoids repetition, it brings about uniformity, and yes, all the commonly words, like used words, are defined at one place. Okay, so all words are defined at one place. तो ये यूज होता है डेफिनेशंस का। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, कंपनीज एक्ट पढ़े, एलएलपी पढ़ा, हमने कितने सारे एक्ट्स पढ़े। सब में शुरू में डेफिनेशंस ही मिलेंगी, क्योंकि एक्ट में बाद में जब भी वो वर्ड यूज होगा उसका यही मीनिंग लेना है आप। ये वो मीनिंग है जो लॉ मेकर के दिमाग में था जब उसने लॉ बनाया था। तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, बार बार उस वर्ड को मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, मैंने एक ही जगह पे उसको डिफाइन कर दिया। और डेफिनेशनल क्लॉज का ये पर्पस होता है कि सारे डेफिनेशंस एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट में मेरे को सारे डेफिनेशन एक साथ लाइन से मिल गए, तो मुझे कभी ढूंढना ही नहीं पड़ा। मैं वही वहां पे कहीं पे भी अटक जाती हूँ प्रोविजन में, मैं वहां पे आती हूँ, अच्छा इसका मीनिंग ये है, मैं फिर से चली जाती हूँ प्रोविजन पढ़ने। दैट इज द मेन यूज ऑफ डेफिनेशन। एक्ट में ढूंढो, सबसे पहले आप वो डेफिनेशन अपने रिस्पेक्टिव एक्ट में ढूंढो। अगर आपका एक्ट वो वर्ड को डिफाइन नहीं करता बिकॉज इट वॉज टू जनरल और कॉमन, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे शायद आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। द जनरल क्लॉजेस एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज दैट कॉमनली यूज वर्ड्स आर नाउ डिफाइंड ओवर हियर, इट अवॉइड्स रेपिटेशन। अब कमेंसमेंट एक कितना सिंपल सा वर्ड है, हर एक्ट अगर उसको डिफाइन करने जाएगा तो सेम 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 मीनिंग लेने वाला है। और वैसे ही इतनी सारी डेफिनेशन होती है जो हमको याद नहीं होती है, तो फिर और उसमें अगर ऐड कर देंगे तो फिर तो भाई हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट इन एवरी एक्ट, हमने बोला यहीं पे लेकर आ जाते, दिस इज द फादर ऑफ ऑल द एक्ट्स। ऑल द डेफिनेशंस आर नाउ एट वन प्लेस। कहीं पे भी अटक गए तो इधर आके जनरल वर्ड्स, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स की तो डेफिनेशन मिल ही जाएगी, प्लस इट ऑल्सो ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी। जो भी एक्ट पढ़ रहा है वो उस वर्ड को वही मीनिंग देगा जो डिफाइन किया हुआ है।
तो यूनिफॉर्मिटी लाता है, चार लोग उस चीज का एक ही मतलब लेंगे क्योंकि वो वर्ड को प्रॉपरली डिफाइन किया। तो दैट इज द यूज ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्लॉज मतलब डेफिनेशन और जनरल मतलब ऐसे वर्ड्स का डेफिनेशन जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड हैं इन मोस्ट ऑफ द एक्ट्स। आपको ये लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। डन, ओके। है जो आपने, हाँ बाकी सब आपने लिख लिया है ना। The General Clauses Act 1897, it intends to provide general definitions for all the central acts and regulations where there is no definition in those acts or regulations. तो हम उन वर्ड्स को डिफाइन नहीं कर रहे जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी वो एक्ट में दी हुई है, हम ऐसे वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं जिनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं दी हुई है एक्ट्स में। मेरा स्टेप तो हमेशा यही रहने वाला। स्टेप नंबर 1, search for the definition in the act itself. Okay, respective act. नहीं मिलता है आपको, then refer the General Clauses Act, TGCA, General Clauses Act. ठीक है, तो पहले अपने रिस्पेक्टिव एक्ट में डेफिनेशन ढूंढो, वो नहीं देता है, देन यू विल रिफर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब ये ऐसी जनरल डेफिनेशंस देता है फॉर ऑल द सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशन। सेंट्रल मतलब क्या? देखो, देर आर सेंट्रल एक्ट्स एंड देर आर स्टेट एक्ट। सेंट्रल एक्ट वो एक्ट होती है जो पूरे इंडिया को अप्लाई करती है, जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट है, कस्टम्स एक्ट है, ये द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है, ये सब पूरी इंडिया को अप्लाई, सेंट्रल एक्ट्स है ये। लेकिन कुछ स्टेट एक्ट भी होते हैं, जैसे स्टैम्प एक्ट है, वो स्टेट एक्ट होता है। देन यू हैव द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, वैट, ये सारे स्टेट एक्ट्स है। जीएसटी सेंट्रल है, स्टेट भी है, बट सेंट्रल जीएसटी एक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर एक सेंट्रल जनरल क्लॉजेस एक्ट है जो पूरे इंडिया को अप्लाई करता है, लेकिन 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 हर स्टेट का भी अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट हो सकता है। हम वो भी पढ़ना है क्या हमें? नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सेंट्रल जनरल क्लॉजेस एक्ट है जो पूरे इंडिया को अप्लाई करता है। हम स्टेट जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक है, ये जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये एक ऐसा एक्ट है जो पूरे इंडिया को अप्लाई करता है, ये एक सेंट्रल एक्ट है। तो ये जो एक्ट है ये ऐसी डेफिनेशंस प्रोवाइड करेगा जो सारे सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस में काम आएगी व्हेन देयर इज नो डेफिनेशन इन दैट रिस्पेक्टिव एक्ट। तो मैं कंपनीज एक्ट जो पूरे इंडिया को अप्लाई करती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पूरे इंडिया को अप्लाई करता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो पूरे इंडिया को अप्लाई करता है, वहां पर अगर कोई डेफिनेशन नहीं मिला तो मैं यहां पर ढूंढूंगी। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स जनरल डेफिनेशंस फॉर ऑल सेंट्रल एक्ट्स। तो सेंट्रल एक्ट्स में अगर कोई डेफिनेशन मिसिंग है तो यहां पर आप ट्राई कर सकते। इट हैज बीन एनैक्टेड, ये मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इट द एक्ट shortens the language of law and it also avoids repetition. How does it shorten the language of law? अब अगर सपोज लॉ में लिखा है दैट कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, सस्पेंड, रिमूव और रिसीवर, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलते हैं अरे इतना सब तुमको लिखने की क्या जरूरत है? जो अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है वो रिमूव और सस्पेंड भी तो कर सकती है ना। तो एक काम करो, ये मत लिखो। 2 वर्ड्स तो कम हुए हमारे डेफिनेशन में से या वो प्रोविजन में से। लॉ बोलता है दैट कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट अ रिसीवर। इट इज अंडरस्टूड कि कोर्ट अगर अपॉइंट कर सकता है तो कोर्ट ही रिमूव और सस्पेंड भी कर सकता है। तो ये वर्ड्स लिखने की क्या जरूरत है? इतना क्यों घुमा रहे हो और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो सब कुछ? सिर्फ इतना लिखो, सिर्फ इतना लिखो दैट कोर्ट में अपॉइंट अ रिसीवर। ये अंडरस्टूड है दैट जो अपॉइंट करता है वो रिमूव और सस्पेंड भी कर सकता है। So by omitting these words and making it like understood and implied, we are shortening the language of law. It also avoids repetition. तो हर बार वो वर्ड को एक्सप्लेन करने से अच्छा है डेफिनेशन में ही लिख दो। ऐसे कॉमन वर्ड्स को हर एक्ट में डिफाइन करके एक्ट को बल्कि करने से अच्छा है कि यहाँ एक जगह पे ही लिख दो। The General Clauses Act
1897 was enacted on 11th of March 1897 to consolidate and to extend the General Clauses Act 1868 and 1887. तो वो पुराने एक्ट्स को कंसोलिडेट करके एक साथ लेकर अब बन गया है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. ये पुराने जो एक्ट्स थे इनको कंसोलिडेट करके उसको एक्सटेंड कर रहा है, उसी में और अमेंडमेंट्स या चेंजेस करके या एडिशंस करके सबको साथ में लेके आगे जा रहा है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. व्हाट इज द पर्पस, ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट? ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स की वेटेज के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है एंड इतना सफिशिएंट है लिखना. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल क्लॉजेस? The object is to shorten the language of law. अरे ये तो हमने पढ़ा. शॉर्टन कैसे करेगा ये बता के कि अरे यार जो अपॉइंट कर सकता है वो रिमूव सस्पेंड तो कर सकता है ना, ये लिखने की जरूरत क्या है, ये निकालो. So it shortens the language of law. It provides uniformity of expression by giving the definitions of common use. तो जब ये commonly used words एक्ट में डिफाइन नहीं है तो हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन निकालेगा, उससे तो अच्छा है उसको जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन कर दो ताकि उन कॉमनली यूज्ड वर्ड्स का जो हर एक्ट में यूज होता है उसका लोग एक ही मीनिंग ले. State the rules. It states the rules for construction and interpretation of the central act. Now, what is the meaning of interpretation? Interpretation मतलब जो लिखा है उसको वैसे का वैसे ही समझने की कोशिश करो बिना अपना दिमाग लगाए. कॉमा को कॉमा की जगह पे पढ़ो, फुल स्टॉप को फुल स्टॉप की जगह पे पढ़ो, बिना अपना दिमाग लगाए पहले वो रीड करो. डज इट मेक सेंस? आगे बढ़ो. कंफ्यूजन हो रही है, शायद लॉ मेकर का ये इंटेंशन नहीं था, ठीक है, फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस लगाओ, लॉजिक लगाओ. दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन. हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट नहीं है सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. बट बेसिक मैंने आपको बता दिया है. इंटरप्रिटेशन मतलब कि बिना अपना दिमाग लगाए जो लिखा है उसको वैसे का वैसे ही पढ़ के समझने की कोशिश करो. इफ इट मेक सेंस आगे बढ़ो, इफ इट डज नॉट मेक सेंस अपना दिमाग लगाओ, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लगाओ, लॉजिक लगाओ एंड व्हाट यू गेट इज कंस्ट्रक्शन. This act states the common form clauses which shall apply to every central act. ये ऐसे कुछ commonly used words को define करता है जो सारे सेंट्रल एक्ट में कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज किए होंगे. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्ट में होगा ही होगा, लेकिन काफी सारे एक्ट्स में इसका मीनिंग ये इन वर्ड्स को यूज किया गया है और वहां पर डिफाइन करने से अच्छा है उसको हम एक ही जगह पे डिफाइन कर दें. तो ये ऐसे कॉमन फॉर्म क्लॉजेज हैं विच शैल अप्लाई टू एवरी सेंट्रल एक्ट. क्या ये आपको लिखना है? मुझे आई एम वेरी श्योर कि ये आपको लिखना ही होगा क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं. तो आप वीडियो पॉज कर लो और ये फटाफट आपकी नोटबुक में लिख लो. क्या ये भी लिखो. डोंट फील कि मैम आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है हमको लिखने की क्या जरूरत है. नहीं नहीं, फिर भी लिखो. हैंड से लेके माइंड तक कनेक्शन बैठना चाहिए. ये भी लिखो. चलो देखना आपको इतनी अच्छी आदत हो जाएगी ना ये लिख के प्रैक्टिस करने की कि फिर आपको लर्निंग बहुत सिंपल लगने लगेगी. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस में हमने ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिया. ये देखो मैंने एरो यहां पे बनाया कि ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट का पर्पस क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है. अब इसका पर्पस क्या है? टू प्लेस इन वन सिंगल स्टैट्यूट्स डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड लीगल प्रिंसिपल. एक ही जगह पे हम उनको लेकर आए हैं ऐसे वर्ड जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड हैं इन मेनी ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स. So in one single statute we are placing different provisions regarding interpretation of words. लेकिन हाँ these words have to be read in the context of every statute to which it applies. इतना सोच समझ के उन्होंने ये सेंटेंस बनाया है ना कि मैं तो एकदम फिदा हो गई लॉ पे. अब मैं मानती हूं कि ये कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स है, जनरल टर्म्स है जो हर एक्ट में यूज किए जा रहे हैं, लेकिन आपको आपके एक्ट का कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं भूलना चाहिए. जब आप वो वर्ड को कंपनीज एक्ट के लिए पढ़ रहे हो तो कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए उन वर्ड्स को आपको पढ़ना और समझना है. लेकिन अगर आप वही डेफिनेशन को पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या फिर ग्रेजुएटी एक्ट, पीएफ एक्ट, कितने सारे एक्ट हैं, आप अगर किसी और एक्ट के साथ उसको पढ़ रहे हो तो उस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ो. तो जब आप एक ही वर्ड को कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिनेशन को पढ़ो. लेकिन जब आप उसी वर्ड को, उसी डेफिनेशन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए वो डेफिनेशन को आपको पढ़ना है.
सो कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, है ना, ये सब बोलते हैं हम, तो वो ध्यान में रखो और फिर उसको पढ़ो. इट गिव्स क्लैरिफिकेशन व्हेन वन वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट एक्ट. हर एक्ट कुछ अलग ही उस तरीके से उसको डिफाइन कर रहा है. मुझे अगर और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट इज द राइट प्लेस. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? These general principles apply to all the central acts. ये इसकी importance. And it is law of all the laws. I also totally agree. It is father of all the laws. कहीं पे भी किधर भी अटक गए, यहां पर आओ, शायद आपको आपका आंसर मिल जाएगा. मैम आप तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप तो कब से बोल रहे हो यू मे फाइंड इट, मिला तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हर चीज वो यहां पर लिख पाए हैं. कंफ्यूजन होने को तो हम वो एक्ट में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे भी वो अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो हमारी कंफ्यूजन तो वैसे ही रहने वाली है. तो मैं कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकती हूँ कि नहीं ये आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर मिल ही जाएगा, या आपको वो वर्ड डिफाइन डिफाइन किया हुआ मिल ही जाएगा. ऐसा नहीं है. आपको मिला तो वेरी गुड, नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर और वहां पर अगर उसको डिफाइन किया हुआ है, या फिर आप डिक्शनरी मीनिंग ले लो, डिक्शनरी भी कभी कभी ओपन कर लिया करो. तो फिर यहाँ पर नहीं मिला तो डिक्शनरी देख लो. तो इसीलिए आई ऑलवेज कीप दैट ऑप्शन ओपन कि हर एक्ट परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, यहाँ पे नहीं मिला डिक्शनरी में मिल जाएगा, लेकिन जनरली यहाँ पर आपको वो वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा, जनरल वर्ड्स का मीनिंग मिल ही जाएगा. एप्लीकेशन, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस, दे आर नॉट सम मैथमेटिकल फॉर्मूला. इनफैक्ट पूरा लॉ ही मैथ्स जैसा नहीं है कि एक फॉर्मूला है, कोई भी सम आ गया, कैसा भी आ गया, उसको अप्लाई कर दे तो आंसर तो आने ही वाला है. लॉ हमेशा कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करता है. अभी देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर कर दिया तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन अगर वही मर्डर उसने सेल्फ डिफेंस में किया होता तो, हाँ तो मर्डर ही, लेकिन सेल्फ डिफेंस में किया होता तो इसीलिए उसमें सजा नहीं मिलती है. तो मर्डर को सजा मिलनी ही है. लॉ ऐसे मैथ्स के जैसे नहीं फॉलो करता कि नहीं ये फॉर्मूला है तो इसको यही अप्लाई करना है, इसका ऐसा ही आंसर आएगा, यही स्टेप्स करने, ऐसा नहीं है. अगर उसने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है तो हम फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, कॉन्टेक्स्ट वो भी ध्यान में रखते हुए फिर लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, जजमेंट्स देते हैं. तो ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये सिर्फ गाइडलाइंस देता है आपको, ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है. द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट डू नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई इन ईच एंड एवरी केस. मैंने आपको स्टेप्स दिए थे. स्टेप नंबर 1, ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ऑफ दैट टर्म इन द एक्ट इटसेल्फ. अगर वहां पर नहीं मिलता है तो इधर आओ ना, तो यहां पर आओ. It all depends upon the facts and circumstances of the case. These provisions generally do not apply in each and every case. Facts and circumstances भी consider करने हैं. Words, provisions of the General Clauses Act, they have to be read and understood in the context. यार एक ही बात है, उन्होंने 3 अलग अलग तरीके से लिखी हुई है. General Clauses Act में ऐसे ही होने वाला है. हर स्टेट का भी General Clauses Act होता है, but the state General Clauses Act must conform to the central General Clauses Act. ऐसा नहीं होना चाहिए सेंट्रल ने कुछ एक वर्ड को डिफाइन कर दिया, स्टेट बोलता है इसको तो कुछ आता ही नहीं है, हम अलग से उसको डिफाइन करेंगे, उधर अलाउ किया, नहीं 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 हम इसको डिसअलाउ कर देंगे. ऐसा नहीं करना चाहिए. एक कॉन्फॉर्मिटी में आपको, मतलब है तो पूरी इंडिया एज अ होल, तो जो स्टेट का जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो भी उसी तरह बनना चाहिए जैसे सेंट्रल बना है. यस ऑफ कोर्स यू कैन हैव सर्टेन थिंग्स विच आर मोर स्ट्रिक्ट. जैसे स्टेट होती है ना, तो हम बोलते हैं स्टेट तू सेंट्रल से ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट बना सकता है, उससे लीनियंट मत जाना. अब जनरल क्लॉजेस एक्ट अगर आपको बोलता है, मान लो कि इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल की, तो आपका स्टेट ये नहीं बोल सकता है 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 15 दिन 1 महीना, नहीं नहीं नहीं, तुम 2 साल का 3 साल कर लो, हम मानने को तैयार है, उसको कम मत करो. तो स्टेट एक्ट जो होती है वो सेंट्रल के साथ साथ चलती है. सेंट्रल में लिखा है, आप उसको कुछ स्ट्रिक्ट करना चाहते हो, वेरी गुड कर लो, उसको लीनियंट नहीं करना. और कुछ ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ उससे निकालना मत. तो दैट इज वन एडवाइस विच वी गिव टू द स्टेट व्हेन दे मेक द स्टेट जनरल क्लॉज एक्ट. हम तो पढ़ ही नहीं रहे वो, हम तो सेंट्रल वाली एक्ट पढ़ रहे हैं. अच्छा, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती थी कि दिस इज समथिंग अबाउट द जनरल क्लॉजेज एक्ट. कोई भी प्रोविजन पढ़ने से पहले आपको उस एक्ट का पर्पस क्या होता है, उस एक्ट को कब यूज किया जाता है, आपको कब वो फायदा होगा, ये सब जानना है. अब सुनो 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 सुनो. आप सोचोगे ठीक है मैम आपने पूरा लेक्चर ये जनरल क्लॉजेज एक्ट को एक्सप्लेन करने में निकाल दिया, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं समझ में आया इसका यूज हमको क्या होगा. हाँ ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन आप बोलते ही जा रहे थे कि डेफिनेशन यहाँ पर मिलेगी, डेफिनेशन यहाँ पर मिलेगी. मेरा तो एग्जाम हो जाएगा, मुझे ये डेफिनेशन से क्या करना है फिर.
सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया, आपके पास एक क्लाइंट आया और कमेंसमेंट वर्ड के ऊपर ही ना उसका सवाल था कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर 1872। अब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पुराना लीज का, कोई तो 100 साल की लीज का कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 सितंबर 1872 के पहले बना था। तो अब वो आपको आके पूछ रहा है कि देख यार, ये वर्ड जो कमेंसमेंट है इसका क्या मीनिंग है, क्या मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है या मेरी जो लीज है जो इसके पहले आई थी उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करेगा क्या। आप उसको ये नहीं बोल सकते यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेके आया है तू, कुछ इजी लेके आता तो मैं तेरे को बता पाता। आप ये नहीं बोल सकते ना। अगर वो लेकर आया है अपना, आपका कोई भी क्लाइंट है, अगर वो आपके पास डाउट लेकर आता है, आपको उन वर्ड्स उन टर्म्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है या उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो नहीं समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी ना। मैं कहाँ जाऊं? मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता कि मैं प्रोफेशनल लेकिन मेरे को नहीं पता। तो आप हेल्प कहाँ लोगे? आप जनरल क्लॉजेस की हेल्प लोगे, क्योंकि ये आपको समझाएगा, ये आपको उस वर्ड का इंटरप्रिटेशन बताएगा विच मे हेल्प यू टू गिव अ साउंड एडवाइस टू योर क्लाइंट। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका कोई यूज नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जो ये नॉलेज मिल रही है ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये आप जरूर यूज करोगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इतना ही करते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में लंबे लंबे वीडियोस हम सहन कर पाएंगे। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड या थोड़े थोड़े सेक्शंस को ग्रुप करके मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊं। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके पहले मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट, पर्पस, एप्लीकेशन। मैंने आपको तो कीवर्ड्स अंडरलाइन ही नहीं कराए, तो मैंने कमिटमेंट की थी भाई मुझे तो करना ही पड़ेगा ये। ओके, द जनरल क्लॉजेस एक्ट, हमारे नोट्स पे आ जाओ, नोट्स ले लो, नोट्स निकालो। द जनरल क्लॉजेस एक्ट वॉज एनेक्टेड ऑन 11 सितंबर 1897। क्यों बना था अभी हम हाईलाइट करेंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं। टू कंसोलिडेट एंड टू एक्सटेंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 एंड 1887, ये मैंने लिखवा के दिया था आपको। इट कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ सम वर्ड्स एंड सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये कुछ वर्ड्स को डिफाइन करता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता है विच हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट लॉ बेटर, मीनिंग समझने में हेल्प करता है। हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। द एक्ट इंटेंड्स टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन, ये हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे रही, वो तो अपने एक्ट में ही दिया होगा। ये कुछ ऐसे जनरल डेफिनेशन देगी विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल द सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस वेयर देयर इज नो डेफिनेशन इन दैट रिस्पेक्टिव एक्ट। मैं गई थी ढूंढने यार, मेरे को डेफिनेशन ही नहीं मिली, फिर मैं चली गई जनरल क्लॉजेस एक्ट के पास। इट इज वेरी इफेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर डेफिनेशन इन स्पेसिफिक एनैक्टमेंट्स, या फिर अगर प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, तो इसके पहले के जो लॉज हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बोलते हैं, और 26 जन 1950 के बाद जो लॉज बने हैं उसको बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। General Clauses Act has been enacted to shorten the language of law, to avoid repetition of the same words in the same piece of legislation। बार बार उसी वर्ड को मीनिंग एक्सप्लेन करने से अच्छा है डेफिनेशन में एक ही बार उसको डिफाइन कर दो। लॉ में, एक्ट में, कहीं पे भी वो वर्ड यूज हुआ उसका मीनिंग यही रहेगा। इट ऑल्सो शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ लॉ। ठीक है, शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ लॉ का ये एग्जाम्पल है कि कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, सस्पेंड और रिमूव रिसीवर। हम बोलते हैं इतना सब लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ इतना लिख दो दैट द कोर्ट हैज द पावर टू अपॉइंट। अगर उसके पास अपॉइंटमेंट की पावर है तो उसी के पास रिमूवल और सस्पेंशन की भी पावर रहेगी। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी फॉर एक्सप्रेशंस, वर्ड्स उसकी यूनिफॉर्मिटी होगी, टू स्टेट एक्सप्लिसिटली सर्टेन कन्वीनियंट रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको बताया था कि वो रूल्स बताएगा हाउ टू इंटरप्रेट लॉ। अगर मुझे लगता है कि जो वर्ड टू वर्ड है वो पढ़ के कुछ एब्सर्डिटी आ रही है, यार ऐसा तो नहीं होगा लॉ का मीनिंग, तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगी और फिर उसमें लॉजिक लगा के करूंगी कंस्ट्रक्शन। इट इज अ गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड ओवरसाइट्स बाय इंपोर्टिंग इनटू एवरी एक्ट certain common form clauses which otherwise ought to be expressly inserted in that act। देखो ये जो वर्ड्स हैं जैसे कमेंसमेंट क्या हो गया, गुड फेथ, ये एक्चुअली में आपके रिस्पेक्टिव एक्ट में लिखे होने चाहिए, लेकिन हमें भी लिमिटेशन पता है कि हर वर्ड को, हर चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, एक्ट को इतना बल्कि नहीं कर सकते, तो हमने छोड़ दिया है उनको टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट।
The purpose is to place in one single statute different provisions regarding interpretation of words and legal provisions which would otherwise have been specifically specified separately in the different act. तो जो एक्ट को काम करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो वो काम जनरल क्लॉजेस एक्ट ने ले लिया है कि भाई ये वर्ड्स, ये टर्म्स, ये प्रिंसिपल्स, ये रूल्स जो तुम्हारे रिस्पेक्टिव एक्ट में होने चाहिए थे, अगर तुमको वहां पर नहीं मिल रहे हैं तो हम है ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, हम यहाँ पर उनको डाल देते हैं. It is called the law of all laws. ये तो father of all laws है. The purpose itself enshrines, मतलब preserves the importance. उसका इतना important purpose है ना कि वही उसकी importance है. उसके purpose में ही उसकी importance छुपी हुई है. It codifies all the rules of statutory interpretation. Statutory मतलब जो legal interpretation है, उसके rules बताता है यहाँ पर. आगे देखो हम लोग rules भी पढ़ने वाले हैं. In fact, definition is just a part of this act. ऐसा नहीं है सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लिया हो गया एक्ट खत्म, नहीं, बाद में बहुत सारे रूल्स भी आने वाले हैं कि लॉ को कैसे पढ़ के समझना चाहिए. द सो कॉल्ड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर जनरली इन द नेचर ऑफ गाइडलाइंस, दे आर नॉट सम मैथमेटिकल फॉर्मूला. हाँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है. कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करो, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अप्लाई करो, वो सब है. आपने एक एक्ट में अप्लाई किया, हर एक्ट में वैसे ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है. इट हैज टू बी रेड इनटू every act to which it applies. It means consider context also. Context में कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो, वो कॉन्टेक्स्ट में इसको रीड करो ना. They apply only when the context does not provide otherwise. ये तभी अप्लाई करेगा जब कॉन्टेक्स्ट इज नॉट सेइंग अदरवाइज. कॉन्टेक्स्ट मतलब अभी मेरा एक्ट बोल रहा है कि नहीं इसका बहुत स्पेसिफिक मीनिंग लो, तो मैं वो कंसिडर करूंगी, मैं जनरल मीनिंग नहीं लूंगी. There is a difference in the applicability of each section to the statutes. तो एक ही बात बोल रहे हैं वो, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दो. कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दो कि जो एक्ट पढ़ रहे हो उस हिसाब से इन टर्म्स और वर्ड्स का मीनिंग आपको समझना है. Every state also has its own general clauses act. The state general clauses should conform to the central general clauses act. आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, जो थोड़े टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे, काफी सारे नोट्स बनाएंगे जैसे अभी हमने किया. कुछ भी अगर आपका मिस हो गया है तो प्लीज उसको एक बार देख लो, लिख लो. आई डोंट वांट कि आपका कुछ मिस हो जाए. ये आपने लिखा था क्या? आगे पीछे जा सकते हो, वीडियो में देख सकते हो. एंड ये सब लिखा है ना आपने अच्छे से, कि यही सब आपको एग्जाम में याद आएगा. नोट्स अगर आप देखोगे इसमें थोड़ी मैंने टेक्निकलिटी लाई है, बिकॉज लॉ का स्टडी मटेरियल है, लॉ का पेपर लिखने जा रहे हो तो टेक्निकल होना चाहिए. लेकिन अगर दिक्कत आ रही है वो लर्न करने में तो एटलीस्ट ये तो आप लर्न कर ही सकते हो. इतना भी लर्न करोगे तो सफिशिएंट है फॉर एग्जाम. ओके, चलो, तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूड करते हैं. अगले सेशन में मैं आपको मिलूंगी और वहां पर हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर. सो आई विल सी यू देयर.